नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में वैसे तो न्यूज ही न्यूज है, क्योंकि नए साल की शुरुआत और नए साल की शुरुआत में पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर साफ तौर पर दिखनी शुरू हो गई। सैलानियों के लिए अपनी देवभूमि बड़ी मुफीद है। बल यहाँ लुभा रही है। बल देश और दुनिया के तमाम लोग दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड का। लेकिन उत्तराखंड का हाल क्या है? उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों का हाल क्या है? परेशानियां तमाम गेट होने के बंद कर दे। बावजूद साल चला गया। साल जाने के बाद क्या परिस्थितियां बदली हैं? साल बदला, हालात बदले हैं। कितने बदले हैं? अब तो रजत जयंती भी मना ली। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको बचना हर चीज से है। ठंड से भी बचना है, आपको जंगली जानवरों से बचना है, आपको उन तमाम सरकारी प्रशासनिक पेचीदगियों से बचना है। जैसा कि हमने हाल में देखा, कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठे, विपक्ष ने उठाए। हमने देखा जमीन विवाद को लेकर बहुत बड़ा एक आक्रोश, टकराव प्रशासनिक और लोगों के बीच में। हमने देखा अंकिता मामले में वीआईपी प्रकरण ने कैसे सियासी भूचाल मचाया, सामाजिक असंतोष पैदा किया, आशंकाएं तमाम पैदा कर दी। इन सब के बीच ये नए साल का आगाज किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से होगा, क्या छूट गया बल पीछे और क्या करना हो गया जरूरी, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराता हूं। शांति प्रसाद भट्ट जी, उपाध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल। स्वागत है भाई साहब आपका। बहुत बहुत नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं आपको। मंगलमय हो ये साल आपके लिए और प्रदेशवासियों के लिए भी। जितने भी संकट प्रदेश में आते रहे हैं, इन संकटों से छुटकारा मिले। बल चाहे जंगली जानवर हो, चाहे आपदा हो, चाहे और तमाम पचड़े जो बीच बीच में आ जाते हैं। ये वीआईपी वाले मसले से भी बल इस बार पर्दा हटी जाए तो अच्छा है। बट जी, साल चला गया। हर साल जब जाता है ना, तो अब हम देखते हैं कि नया साल आएगा तो नई उम्मीदें हमारे मन में जगती हैं। अपने पृथक राज्य की अवधारणा वाली उम्मीदें फिर जगती हैं। कई आंदोलनकारियों से बातें होती हैं, वो रोते भी लगते हैं, आज भी दिखते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, मैं जब भी अपने प्रदेश की बात करने के लिए बैठता हूं, खासकर आंदोलनकारियों को लेकर। अब उत्तराखंड क्रांति दल और आंदोलनकारी तो लगभग लगभग ज्वाइंट ही है, मुझे जहां तक लग रहा है। लेकिन कोई भी महिला, कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो आंसू नहीं बहाता। पिछले 25 साल से आंसू बहा रहे हैं लोग ना। और बदलाव की बयार चल रही है। बल विकास भी हो रहा है, नौकरियां भी मिल रही हैं। आपके इधर आजकल पोस्टमैन आ रहा होगा, हरियाणा वाला ना। ये बदलाव हम देख रहे हैं। इन बदलावों को लेकर, बीते साल के हालात को लेकर और ज्वलंत इन मुद्दों को लेकर आपका दल, और आप एक वरिष्ठ जन हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ पहाड़ी जन हैं, आपके जरिए मैं समझना चाहता हूं जो गया बीत गया वो कैसा और अब क्या होना चाहिए। आप देखिए पंकज जी, सर्वप्रथम तो राज्यवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके तमाम व्यूअर्स को भी इस राज्य की शुभकामनाएं। और मेरा ये मानना है, जो बीत गया उसे अब भूलने की जरूरत है, क्योंकि 25 में नौजवानों के रोजगार बिकने के सवालों पर सरकारों के ऊपर सवाल खड़े हुए। जी, बेटियों को पहाड़ों में सही इलाज नहीं मिला, शिक्षा सही नहीं मिली, जिस कारण अराजकता का माहौल पहाड़ों में बना रहा। किसान जंगली जानवरों से परेशान, खेतियों से दूर, और आए दिन भालू और जो है गुलदार के हमले अखबारों की सुर्खियां बनी रही। पूरा राज्य धरना, प्रदर्शन, हड़तालों पर पिछला साल गुजरा। और सरकार की जो हनक थी कि जनता हमें वोट देती है, हम सनातनी हैं, और जिस तरीके से सरकार ने पिछले वर्ष जनता की आवाज को कुचला, ये उसी का परिणाम है कि जाते वर्ष के अंतिम दिन भी पूरे राज्य में आंदोलन थे। कहीं अंकिता को लेकर थे, तो ऋषिकेश में अपने घर को बचाने के लिए आम जनमानस सड़कों पे था। सत्ता उसी हनक में साल के पहले दिन उत्तराखंड की आवाज बने हुए कुछ नौजवानों को जेल में ठूसा गया। पुलिस ने जम के लाठियां बजाई। कहने का मतलब है, कोई अच्छा अनुभव साल के पहले दिन में देखने को भी नहीं मिल रहा है। अब आ जाइए कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, जब सत्ता बेलगाम होती है तो उसके मूल में जाता है कि जनता आंख बंद कर
सत्ता में बैठे सत्ताधीशों पर अंधविश्वास कर रही है, जिस कारण वो दमन पर आमादा हो जाती है और परिणाम फिर उत्तराखंड का हर नागरिक अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। गत वर्ष में ऐसा ही लगा है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार अपनी गलतियों में सुधार करेगी, नौजवान बच्चों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ेगी, गांव को पलायन से रोकने के लिए गांव को विकास से जोड़ेगी, राज्य की राजधानी का मसला ठीक करेगी, अंकिता के जो हत्यारे हैं वीआईपी, उनके लिए सीबीआई जांच करेगी, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। धाकड़ धामी जी की राजनीतिक छवि पर कई तरीके के प्रश्न खड़े हुए हैं। उनके सलाहकार उन्हें इतनी गलत सलाह दे रहे हैं कि आप देख लीजिए, एक आंदोलन को दबाने के लिए दूसरा आंदोलन शुरू कर दे रहे हैं। जैसे देवभूमि में खारा स्रोत में शराब का जिस तरीके से सरकार प्रचार प्रसार और जिद्द से चला रही है, सरकार अपनी बदनामी से बचने के लिए आपने ऋषिकेश के लोगों को उजाड़ने की में आमादा हो गए। कहने का मतलब है आप हर तरफ से फंसते चले जा रहे हो। मुझे लगता है धामी जी के या तो सलाहकार सही नहीं है, या धामी जी ये मान रहे हैं कि ईवीएम हमारा, एसआईआर हमारा, तो हमको दिक्कत कहाँ आ रही है? हम तो चुनाव हारेंगे ही नहीं, इसीलिए जितना भी दमन कर लो, जीतना तो हमने ही है। इसीलिए शायद जनता की अनदेखी कर लोकतंत्र का गला घोटते हुए धामी सरकार जो दमन कर रही है, अब उससे जनता अजीज हो गई है। अब आने वाले समय में मुझे लगता है परिवर्तन के लिए सबको एकमुट्ठ और एकजुट होना पड़ेगा, तभी ऐसी सोच की सत्ता हटेगी। जी पंकज जी। बट जी, आप आते हैं उस क्षेत्र से, प्रतिनिधित्व करते हैं उस विधानसभा का जहां से आप चुनाव लड़े, सफल नहीं हो पाए, बात अलग है, लेकिन नेता कभी हार न मानने वालों में रहता है। यमकेश्वर का मैं जिक्र करूं, यमकेश्वर विधानसभा और ये पूरा ये ऋषिकेश हरिद्वार से ऊपर को जब जो इलाका लगा, ये इलाका काफी चर्चाओं में रहा। बीते अभी एक दो हफ्ते में ही देख लीजिए, अंकिता और जी, इन मसलों को आप किस तरीके से देखते हैं? एक तो अंकिता वाला प्रकरण, जिस पर आप लोग मुखर होकर सड़क पर भी हैं, आप लोग सवाल भी कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ प्रदेश का पहाड़ी जनमानस भी जुड़ रहा है। दूसरा ये है कि ऋषिकेश में वो इलाके, वो वन भूमि वाला जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया और उसके बाद जो आनंद फानंद में कार्रवाई के लिए दल बल के साथ वहां टीमें पहुंची, उसका कारण क्या था और उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? इस इलाके को थोड़ा बताइए, काफी हॉट रहा है बीते कुछ दिनों में ये इलाका। देखिए, यमकेश्वर विधानसभा जो मेरी विधानसभा क्षेत्र है, वहां संकट खाली बिटियाओं के साथ ही नहीं आया। यमकेश्वर में बहुत बड़े बड़े रिसोर्ट हैं, वहां पर नशे का कारोबार बड़ा फल फूल रहा है, थानों की बोलियां लगती है। यही कारण है कि वहां अपराध की संख्या बढ़ी है। ये अंकिता बिटिया जो भाजपा के एक नेता के रिसोर्ट में नौकरी करने आई और मात्र 18 दिन में उसको अपने जो है प्राण खोने पड़े, कारण सिर्फ एक था कि वहां जो अवैध गतिविधियां थी, जिसपे स्थानीय विधायक, स्थानीय नेता और भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो है बेईमानों की फौज वनांतरा में जिस तरीके के काम करती थी, उस बिटिया ने उसका विरोध किया, परिणाम उसको अपने प्राण गंवाने पड़े। हमने 18 सितंबर मुझे याद है 22 में बड़ा आंदोलन किया, 2 दिन हमने थाना घेर के रखा, तब जाकर उत्तराखंड की पुलिस थोड़ा सा जागी। और जो मुख्य अपराधी था विनोद आर्य, जो कह रहा था कि मेरे रिसोर्ट में कोई घटना नहीं घटी, मेरे बच्चे निर्दोष हैं जी, उसको बचाते हुए जब जो बैराज में लाश मिलने के बाद जब पुलकित आर्य और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें अरेस्ट किया, तो हम उसी दिन से बोल रहे थे कि इसमें वीआईपी तभी पता चलेगा जब विनोद आर्य को अरेस्ट करेंगे। जिन्होंने साक्ष्य मिटाए उनको अरेस्ट किया जाए।
वहां रिसोर्ट के इर्द गिर्द कितने मोबाइल एक्टिव थे, उन तमाम लोगों को से पूछताछ की जाए, वीआईपी का पता चल जाएगा। मगर बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड की भोली जनता के ऊपर किस तरीके से सत्ताओं ने तानाशाही करके पुलिस को के ऊपर दबाव बनाकर अपराधी को बचाने का काम किया। 4 साल के बाद यह मामला फिर उठा जब भारतीय जनता पार्टी की ही एक नेत्री ने अपने पति के जो रिकॉर्डिंग करी उससे उसने उजागर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के वीआईपी जो थे 2 राष्ट्रीय नेता थे, उनका नाम लिया, वो चाहे अजय कुमार हो चाहे वो दुष्यंत गौतम हो। और जैसे उनका नाम आया तो उत्तराखंड से लेकर पूरे देश में फिर उबाल मचा कि बेटी को न्याय दो और इन अपराधियों को अरेस्ट करो। मगर भाजपा, मैंने कहा कि भाजपा सत्ता के नशे में जिस तरीके से मदहोश है उसका परिणाम देखो। दुष्यंत गौतम ने क्या पत्रकारों को धमकाना शुरू करा, क्या चैनलों को बंद करने की बात करी, जो आवाज बने उन्हें नोटिस भेजने का शुरू करे, और अपराधी जिनके ऊपर अपराध का शंका है और जो जताई गई है वो अपराधी गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर राजनीतिक रसूख का गलत इस्तेमाल कर रहे। धामी जी चुप हो गए और भारतीय जनता पार्टी के नेता चैनलों से, अखबारों से नदारत मिले। कहने का मतलब है सत्य से घबराकर भाजपा इसको मैनेज करने पे उतारू हो गई। तो मैनेज कैसे किया? कितना दुर्भाग्य है लोकतंत्र में कि आपने ऋषिकेश के मूल निवासियों के घर उजाड़ने के लिए बुलडोजर आगे लगा दिए और आप कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा था कि समान कार्य समान वेतन आपको कर्मचारियों को देना चाहिए, किसी भी उपनल कर्मचारी का उत्पीड़न ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा था कि नाले खालों में जो बसे हैं ये सरकारी संपदाओं में, इनकी जान को खतरा है। नदी के किनारे 120 मीटर एनजीटी का कानून है, आप 120 मीटर दूर हटाइए जो 120 मीटर की परिधि में है। आप उसके लिए अध्यादेश ले आए, आपने ना तो रिस्पना खाली करी ना बिंदाल खाली करी। इसी तरीके से आपने हल्द्वानी के चाहे गौला का इलाका हो, कहने का मतलब है पूरे उत्तराखंड के अंदर बोट के लिए आपने अवैध कॉलोनियां बसा दी। पंतनगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर आपने अवैध कॉलोनी बसा दी। मेरा कहने का मतलब है ये अचानक ऋषिकेश के ऊपर ये क्यों संकट आया? इसके पीछे का मूल कारण पंकज जी ये था कि सरकार बदनाम हो रही थी कि रिजर्व फॉरेस्ट में शराब की दुकान खोलकर अवैध शराब चला रहे हैं जो कुंभ क्षेत्र में है। उसमें एक मंत्री जो नरेंद्र नगर से हैं, जीत कर आए वे सुबोध जी, उनके ऊपर आरोप लग रहे थे। कागज बता रहे थे कि उत्तराखंड के सचिव द्वारा, डीएम द्वारा, एसडीएम द्वारा, पटवारी द्वारा गलत तरीके से 99 साल की लीज रिजर्व फॉरेस्ट की दे दी गई। इसमें मुकदमे बनने थे, अखबारों में रोज सुर्खियां बन रहे थे और जो नेता बड़े मुखर होकर जो है सरकार के लिए मुसीबत बने हुए थे, अब सरकार के लिए यह मुसीबत बन गई कि एक तरफ अंकिता और दूसरी तरफ शराब, तीसरी तरफ धार्मिक स्थली। तो इससे ध्यान जनता का हटाने के लिए वो पहाड़ियों को धमकाने के लिए उनके घर उजाड़ने की बात सुप्रीम कोर्ट का बहाना करके करने लगे, जिससे जनता में बड़ा आक्रोश हुआ। फिर महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग, किसान सभी सड़कों पर उतर आए कि ये दमन सरकार का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर सुनियोजित तरीके से सरकार ने क्या किया? आदमियों को खदेड़ा, पटरी के नजदीक पहुंचाया, फिर उस पर पत्थर चले, फिर एक दूसरे ने एक दूसरे पे पत्थर चलाए। बाद में चुन चुन कर जिन्होंने उत्तराखंड में सरकार के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाई, उनको उठा के जेल में डाल दिया। कहने का मतलब है गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पे गलती धामी सरकार करती चली जा रही है, मगर उत्तराखंड के मूल निवासियों को ना तो न्याय दे रही है, ना सनातन संस्कृति के रक्षा कर रही है। मंदिरों में शराब बट रही है। भाजपा की प्राथमिकताएं पहाड़ियों को पहाड़ से उजाड़कर बाहर के लोगों को बसाकर लंबी योजना है सत्ता को लूटने की। और वो ये जानते हैं कि ईवीएम, एसआईआर इनके लिए एक वरदान बना हुआ है। जनता वोट कहीं भी दे, जीतना भाजपा ने है। वरना मेरे जीवन काल में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा पंकज जी कि नेता जनता से डरे ना। जरा सा आंदोलन होता था
विधायक मंत्री सरकार चरणों पे गिर पड़ती थी और जनता की बात पर अमल होता था। मगर आज लाठियां चल रही हैं, जनता को कुचला जा रहा है। इससे साफ संदेह जो है यकीन में बदल रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। वोट की जरूरत नहीं है, जो वोट उसी को पड़ेगा जो भाजपा चाहेगी। यही कारण है कि उत्तराखंड आज कर्रा रहा है। राज्य आंदोलनकारी पिट रहे हैं और सत्ताएं लूट रहे हैं उत्तराखंड को, और अब तो हद ये हो गई कि अब ये उजाड़ने में भी आ गए। ये संदेश ऋषिकेश से गया है और भारतीय जनता पार्टी की कुलाई कलाई खुल चुकी है। ये आकंठ राजनीतिक बेईमान पार्टी है। एक जब इन सवालों को हम सियासी तौर पर या फिर राजनीतिक विश्लेषकों के सामने रखते हैं और कई बुद्धिजीवियों से बात करते हैं कि भैया बार बार ये आरोप लगते रहे हैं कि भैया उत्तराखंड को पहाड़ी नेता, मैदानी माफिया का गठजोड़ लूट रहा है। आपने कहा कि माफिया का कब्जा भूमि पर हमने देखा हाल में किस तरीके से मज़ारें पहाड़ तक बनती शुरू हो गई थी, वो किसी ने ध्यान दिया नहीं। वन भूमि पर कब्जा यानी कि आधा ऋषिकेश का ये इलाका जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट कमेंट कर रहा है, इसमें तो ज्यादातर इलाका वन विभाग का ही है जहां तक मुझे जानकारी। दूसरा सवाल ये कि वहां पर रिजॉर्ट कई सारे हैं और ये कहा गया कि वन भूमि में रिजॉर्ट बने हुए हैं, कोई नदी के किनारे बने हुए हैं, एनजीटी के नियमों का उल्लंघन है, ये है वो। वहां के मेयर अपने ऋषिकेश के पासवान साहब, उनका रिजॉर्ट कोई बताया, उन पर कार्रवाई नहीं हुई, ये एक सवाल हो सकता है। सब लोग ये कहते हैं बट ये समस्या का समाधान तीसरा विकल्प है ना। तीसरा विकल्प का मतलब आप लोग यानी उत्तराखंड क्रांति दल, जो वाकई में जिसको आज हम नाम लेते हैं, नाम लेने भर से ही उसका एक कोलाहल अपने मन में उठना शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये वोट की कसौटी पर कसना शुरू होता है बट जब वोट डालने लोग जाते हैं बल, तो ये क्यों वो जो करंट है, जो चीजें हैं मन में, जो अपने क्षेत्र को लेकर, क्षेत्रीय दल को लेकर, वो लोगों के मन से हट जाता है और बटन या फिर हाथ पर दब जाता है या फिर कमल के फूल पर। ऐसा क्या है? क्या कोई बदलाव ऐसा आने वाला है या आया है इस बीच में कि हम कहें कि जो टोपी आपने पहनी है, ये टोपी ताज बनेगी प्रदेश का, ये नाम ताज बनेगा और इसी से ही पहाड़ी और पहाड़ का और अपने उत्तराखंड का वो असल सपना पूरा होगा जो देखा गया? इसके लिए क्या करने की जरूरत है और कहाँ चूक है? क्योंकि हमने वो एरी साहब और भट्ट वाला दौर भी देखा, भट्टजी वाला। अब वो लोग तो अपने उसमें चले गए, इतना एक्टिव है नहीं। लेकिन जो आप लोग हैं, तो आप लोगों के पास क्या प्लानिंग है? क्या चूक पहले हुई और अब क्या नई प्लानिंग आपके पास है, ताकि देखिए आपने बहुत सही सवाल किया है पंकज जी। राजनीति में आप इतिहास उठा के देखिए, जिसकी लेगेसी होती है वही सत्ता के नजदीक जाता है और जो अवसरवादी होता है वो पहले फायदा उठाता है। आप देश की आजादी में देख लीजिएगा, जो मुखबिर बने वो सत्ताओं का लाभ लिए, वो चाहे अंग्रेजों के साथ रहे हो चाहे मुगलों के साथ रहे हो। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, और जिसने अपनी माटी से और देश से प्यार किया तो उनके साथ में क्या जुल्म हुए हिस्ट्री आपको बताती है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उत्तराखंड राज्य के लिए 1952 में आवाज उठी, मगर इस राज्य के लिए संकल्पित यदि कोई दल बना तो वो उत्तराखंड क्रांति दल था 79 में। आवाज तो जब हमारे ऊपर 1952 में, जब 1950 में टिहरी राजा का विलय हुआ भारत में, उसी समय जो उठ गया था कि उत्तर प्रदेश बड़ा विशाल है, यह उत्तराखंड अलग होना चाहिए। किन्हीं कारणों से नहीं हुआ, इच्छा शक्ति नहीं थी, जिस कारण कभी राज्य की आवाज को जो है मुखरता से किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने नहीं उठाया। तो 79 में हमारा जन्म हुआ और आप देख लीजिए 22 साल में हम राज्य बनाकर छोड़ा। हमने उस समय पर भी समाज को अलगाववादी की ओर नहीं जाने दिया। हमने 42 शहादतें दी, मगर किसी व्यक्ति को ये थप्पड़ नहीं मारा ये कहकर कि आप उत्तराखंड के नहीं हो। हमने तो सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उत्तराखंड के 4 सिपाही कह के एक होकर राज्य लिया। राज्य लेने में हमारी शहादत पूरा उत्तराखंड जानता है, पूरा देश जानता है। हमारी गांधीवादी सोच को पूरा देश जानता है। अब आ जाइए, हम सत्ता से दूर क्यों हैं? मैंने कहा अवसरवादियों ने फायदा उठाया। कांग्रेस ने कहा हम उत्तराखंडी, जनता के पास हमारी आवाज इसलिए नहीं पहुंच पाई कि हम संसाधनों से कमजोर निकले। हमें यह था कि पूरी जनता हमारे को वोट करेगी, मगर कांग्रेस ने पैसे के दम पे सत्ता लूट ली। इसी तरीके से भाजपा ने लूटी। अब इन 25 सालों में अब जनता समझ रही है कि हमने 10 साल कांग्रेस को सरकार बना के दिखाई, तो कांग्रेस ने क्या दिया हमको? बेरोजगारी, 56 से ज्यादा घोटाले एनडी तिवारी के टाइम पर,
नौछम्मी नारायण संस्कृति का उत्तराखंड के अंदर आगमन हुआ और उसका वो दौर चला कि आज पूरी उत्तराखंड में अंकिता बिटिया जैसी पता नहीं सैकड़ों बेटियां जो हैं उत्तराखंड से गायब हो गई, उनका पता नहीं है कहां चले गए। कहने का मतलब है 10 साल कांग्रेस को दिए ये सोचकर कि जिन्होंने देश के लिए आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और आज देश आजाद किया, शायद ये उत्तराखंड के लिए ईमानदार होंगे। इनकी बेईमानी से आजीज होकर जनता ने इनको उत्तराखंड से बाहर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी, 15वां साल इनका चल रहा है, ये सोचकर कि ये हिंदू सनातनों की बात करती है, हमारे मंदिर सुरक्षित होंगे, देव संस्कृति उत्तराखंड के अंदर आएगी और उत्तराखंड चमन बनेगा, पलायन रुकेगा। मगर ये इतने बड़े दानव हुए कि इन्होंने मंदिरों में शराब की दुकानें खोल दी, पलायन बदस्तूर जारी और हो गया। 5 लाख लोग उत्तराखंड से बिल्कुल पलायन कर गए। जनसंख्या विस्फोट वोट के लिए करा दिया, जनसंख्या 1,35,00,000 हो गई। पहाड़ में मात्र 48 लाख लोग गए, 10 जनपदों में 48 लाख लोग रह गए। तो मेरा कहने का मतलब है, और भारतीय जनता पार्टी तो 4 कदम और माशाअल्लाह हुई कि इधर हिंदुओं के बच्चों को बर्बादी करने में कोई कोर कसर भाजपा नहीं छोड़ रही है। हम ईमानदार कर्मचारी थे, नौकरियां खत्म। हम गरीब लोग हैं, हम शिक्षा को महत्व देते हैं, इन्होंने जो है स्कूल बंद कर दिए सरकारी। हमारा बच्चा सेना में जाकर देश सेवा में गर्व महसूस करता था, ये अग्निवीर बना के हमारा सेना का अधिकार भी छीन लिया। हम पेंशन स्टेट थे, अब हमारे यहाँ जब नौकरियां ही नहीं है तो पेंशन कहाँ होगा। गांव में पैसे के लिए लोग मोहताज हो गए। कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सुनियोजित तरीके से पहाड़ की बेहद कीमती जमीनों को लूटने के लिए बाहर के लोगों को यहाँ बसाना शुरू कर दिया, और जनता भड़के ना तो हिंदू मुस्लिम का जहर घोलना शुरू कर दिया। अब हम कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो 9 लाख 10 लाख मुसलमान राज्य बनने के समय पर थे, क्योंकि मुसलमान यहाँ के मूल हैं, आज वही मुसलमान रो रहे कि भाई इन्होंने बिजनौर से, बिहार से, हरियाणा से, बाहर से लाकर यहाँ मुसलमान सुनियोजित तरीके से बसा दिए नाले खालों में। वही सब्जी बेच रहे, वही सड़क बना रहे, वही मकान बना रहे, वही डकैती कर रहे, वही चोरी कर रहे, और बदनाम हमारे यहाँ का मूल मुसलमान हो रहा है। आज मुसलमान भी टेंशन में। कहने का मतलब है सनातन धर्म के बच्चों को बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको। सेवा नियोजन कार्यालय में 12.5 लाख से ज्यादा बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। 8 से 9 लाख ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षित थे, सेवा नियोजन कार्यालय में थे, 40 साल के हो गए, वो उनका नाम वहां से कट गया। कहने का मतलब है ये 25-26 लाख लड़के अपने राज्य में बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी हाकम के माध्यम से नौकरियां बेच रही है। तो बताइए, ये सनातन धर्म के लिए भाजपा कहां वफादार हुई? पहाड़ों में पंकज जी 40-40 साल के बच्चे हो गए, शादियां नहीं हो रही है, गांव के गांव जो है वंश रुक गए हमारे। सोचिए अगर 10-15 साल यही स्थिति रही तो हमारे तो पर्वतीय मूल के वंश रुक जाएंगे। अगर वंश रुक गए तो देश में ईमानदार कर्मचारी नहीं मिलेंगे, देश में सेना के लिए बलिदान देने वाली कौम खत्म हो जाएगी। तो भाजपा राष्ट्रभक्त है कि राष्ट्र की विरोधी पार्टी है? जो राष्ट्र के लिए मरने वाले, कम पैसों में प्राण देने वाले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, भाजपा तो उन्हें खत्म करने पे आ गई। अब मैं आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूं कि बताइए, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से राष्ट्रभक्त पार्टी है? पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं है, हमारी बहनें बच्चियां जो है प्रसव के कारण बिना इलाज के मर रहे हैं। पहाड़ों में रोजगार नहीं है तो इसलिए नौजवान बाहर भाग रहे हैं 5,000 की नौकरी के लिए। पहाड़ों में घरों के अंदर भालू, जंगली जानवर आके हमको मार रहे हैं, हमारा रहना मुश्किल हो गया। पलायन इसलिए हो रहा क्योंकि पहाड़ों में सुविधा नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि गांव में पानी नहीं है मगर शराब घर घर मिल रही है, होम डिलीवरी। हम देश को 60% पानी देते हैं। अगर गंगोत्री से, यमुनोत्री से पानी चलता है तो जाकर कलकत्ता तक हमारा पानी जाता है। हम सबको पानी दे रहे मगर हमारे गांव को पानी नहीं मिल रहा। तो भाजपा हमको दे क्या रही है? पानी में हर जगह घोटाला, स्मार्ट सिटी घोटाला। आपको मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं पंकज जी, देहरादून के लिए जो जो सीवर लाइन बिछी है स्मार्ट सिटी के नाम पर, घर घर में गटर बन जाएंगे आने वाले समय पर,
क्योंकि मानकों की अनदेखी करके सीवरेज लाइन बनी है। अभी देखते रहिएगा, ये तो लूट के भागने वाले लोग हैं। कुछ देश छोड़ के भाग गए, ये राज्य छोड़ के भाग जाएंगे और उत्तराखंड की स्थिति बड़ी खतरनाक हो जाएगी। आपकी आपकी रणनीति क्या है? तमाम मुद्दे तमाम है आपके हाथ में। मैं कांग्रेस पर अक्सर आरोप ये लगाते रहता हूं एक पत्रकार होने के नाते कि भाई मुद्दे आपके हाथ में परोसे भी जाएं तो आप उनको खा नहीं सकते, आप हाथ में रखकर आप मुंह तक नहीं ले जा सकते। ये आपकी एक पावर जो आपकी है वो आपने उसको कुंद कर दिया या खत्म कर दिया। आपको तमाम मुद्दे देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने दिए, लेकिन उसमें विपक्ष उतना उस तरीके से हमलावर नहीं हो पाया। अंकिता वाले मामले में मैंने कनेक्ट किया इसे जैनी प्रकरण से। हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, तब दबाव ऐसा बना, ऐसा दबाव बनना चाहिए ताकि कुछ काम हो, लेकिन ऐसी आप चीजें नहीं हो रही। लेकिन छोटे शब्दों में मुझे ये बताइएगा, आपके दल की क्या रणनीति है जनता के बीच में जाने के लिए? ये चुनावी साल है, शायद इसी साल अंत में चुनाव भी हो जाए, तो लोग जब वोट करने जाएंगे या उससे पहले प्रचार में जाइएगा तो पूछेंगे ना, कि उनसे पूछेंगे उन्होंने क्या किया, तो आपसे भी पूछेंगे आप क्या करेंगे, कैसे बहुत बदलाव। सही सवाल किया, पता लगा बहुत कि सही सवाल किया कि आपको हम कैसे देखें, आप पता लगा आपको कुछ दिया तो फिर आप इधर उधर चले जाएंगे, कुर्सी की जंग शुरू हो जाएगी। ये तो सियासत की सवाल है, वो तो आएंगे आएंगे। देखिए, आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया और मुझे अच्छा लगा कि आपने हमारी भी योजना पूछ ली। तो मैं आपको बता देता हूं, जिनको जनता ने भर भर के वोट दिया उन्होंने जनता को बर्बाद किया जी। और जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में, उस समय आप पंकज भाई छोटे रहे होंगे काफी, जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में ये कहा करते कांग्रेस वाले, भाजपा का तो अस्तित्व नहीं था तब, ये कहा करते थे कि उत्तराखंड राज्य कभी नहीं बनेगा, ये हमारी लाश में बनेगा, एनडी तिवारी की वर्डिंग थी। और ये कुछ अलगाववादी लोग हैं जो राज्य की बात करते हैं। हम उत्तराखंड कभी उत्तर प्रदेश से अलग नहीं होने देंगे। हमने वो दौर 80 का भी देखा और 90 के दौर में हमने भाजपा को भी देखा जो ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश का मुकुट है उत्तराखंड, सरधड़ से अलग नहीं होने देने के, ये अलगाववादी। कहने का मतलब है दोनों ही राज्य विरोधी पार्टियां थी और हम राज्य के लिए हमारा जन्म हुआ और हमने जनता की उपेक्षा, सत्ताओं की उपेक्षा, सत्ताओं का दमन झेला, हमारे राज्य आंदोलनकारियों की सादतें झेली, मगर हम अपने लक्ष्य से इंच मात्र नहीं भटके। हमने उत्तराखंड में अपनी जमानतें जब्त होते हुए देखी, मगर हमने कभी भी उत्तराखंड की आवाज को कुंद नहीं होने दिया। हम आर्थिक रूप से कमजोर थे, मगर हमारे राजनीतिक इरादे गांधीवादी सोच के साथ में बड़े बुलंद थे। इसीलिए ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां एक समय पर 90 के दौर में हमारे घुटनों पर आई और उत्तराखंड क्रांति दल ने सबको साथ लेकर इस राज्य की लड़ाई को सफल किया, राज्य बना। मैं अब आपको अपनी इच्छा शक्ति तो मैंने बता दी कि उत्तराखंड क्रांति दल कितना इरादों से मजबूत है। राज्य बनने के बाद बुनियादी सवालों पर लड़ भी रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, 9 नवंबर 2000 को इस राज्य के अंदर जब नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो 12:35 पर मुख्यमंत्री ने शपथ ली और 12:45 में उत्तराखंड क्रांति दल ने मंच पर आग लगाकर एक संदेश दिया कि ये राज्य नहीं हमने कल्पना करी थी कि जिसमें जल जंगल जमीन में हमारा अधिकार नहीं है। हमने ऐसे राज्य की कल्पना नहीं की थी कि हमारा पानी और उसमें जो है उत्तर प्रदेश भागीदार हो। हमने ऐसे राज्य की कल्पना नहीं करी थी कि पनबिजली परियोजनाएं हमारी और अधिकार उत्तर प्रदेश का हो। हमने अपनी इच्छा शक्ति वहीं दिखा दी थी। फिर 2005 में जब परिसीमन आयोग ने दोबारा हमारा परिसीमन किया तो जेल भरो आंदोलन हमने शुरू करे, ये कहकर कि उत्तराखंड का परिसीमन 9 नवंबर 2000 को हो चुका है, पहाड़ से 6 विधायक कम करोगे तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारी इच्छा शक्ति थी। हम घबराए नहीं, जनता ने हमें सत्ता नहीं दी, मगर हम बुनियादी सवालों पर पहले भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। आपने कहा कि आपकी क्या मतलब वो जो है मुद्दे हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमने 2003 के बाद 7 तक हमने सुना कि ये तो अलग, ये जो उत्तराखंड क्रांति दल है केवल आंदोलनकारी पार्टी, आंदोलन करना जानती है, इन्हें कांग्रेस का साथ देना चाहिए। हमने कहा जो राज्य विरोधी है उनका साथ हम नहीं देंगे। तो हमको राज्य विरोधी इन्हीं पार्टियों ने कहा। हमने 2007 में खंडूड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाया और समर्थन दिया तो हमको सत्ता का लालची कह दिया। हम नहीं घबराए, हमारी जमानतें जब्त हुई, हमारा मजाक उड़ा उत्तराखंड के अंदर, उसके बावजूद भी
हम अपने बुनियादी सवालों पर अडिग थे और आज तक हैं। अब उसका परिणाम देखिए, आज जनता हमको कह रही है आइए हम तैयार हैं, इनको उत्तराखंड से बाहर फेंकेंगे। हमको समझ नहीं आता कि कांग्रेस को हम वोट दे रहे कि भाजपा को वोट दे रहे। भाजपा में जितने हैं सारे नेता कांग्रेसी हैं। ये इधर उधर उछल उछल कर उत्तराखंड को लूट रहे हैं और उत्तराखंड की धरती को पुत्रों की पार्टी यूकेडी है। हम इनको सत्ता देंगे और हम कह रहे हैं कि यदि हम सत्ता में आए तो हम करेंगे क्या। गांव को विकास से जोड़ने के लिए रोजगार और स्वरोजगार की नीति ब्लॉक स्तर पर तय होंगी। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी। सरकारी ढांचा पहाड़ों में चढ़ाया जाएगा। विकास की योजनाओं में जो घोटाले हुए हैं उन घोटालेबाजों पर कार्रवाई करके पैसा राजकोष में जमा कराया जाएगा जिन्होंने अवैध अकूत संपत्तियां जोड़ी हैं। और नीतियां ऐसी बनेंगी जिससे नीचे से ऊपर की ओर विकास की गंगा बहे, तब उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा। उत्तराखंड के अंदर शिक्षा का स्तर पहाड़ों में डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे ताकि पहाड़ में लोग सस्ती शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। ये हमारे बुनियादी मुद्दे हैं। गांव में किसान को 200 रुपए रोज हल लगाने के देंगे, उसके पीछे हमारा जो उद्देश्य है, एक तो उसको अपने खेती करने का अवसर मिलेगा, दूसरा उसको जो है अपने खेत में हल लगाएगा तो वाटर रिचार्ज होंगे और जो बाढ़ आ रही है पहाड़ों में वो बाढ़ में रोक लगेगी। कहने का मतलब है गांव को आर्थिकी से संपन्न करेंगे। ये हमारे मुद्दे हैं और इस मुद्दे से दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इतनी घबराई हुई है कि अब ये दोनों एक होकर चुनाव लड़ेंगे हमारे खिलाफ। उसके बावजूद भी हमारा मानना है कि इस बार मुद्दों पर पैसे पर मुद्दा भारी पड़ेगा और भाजपा कांग्रेस का सुपाड़ा साफ होगा। उत्तराखंड क्रांति दल का परचम लहरेगा तो विकास की गंगा दिखेगी। 1 लाख करोड़ का कर्जा हमको क्यों चढ़ा, कौन दोषी था, उन पे कार्रवाई होगी। अधिकारी भ्रष्ट होंगे, उन्हें बख्शेंगे नहीं। उत्तराखंडियत के लिए हम आर पार के लिए एक कर उत्तराखंड को बचाएंगे, बनाएंगे। और उत्तराखंड का जो हमारा स्वर्णिम सपना था कि पहाड़ संपन्न होगा, औद्योगिकरण, कुटीर उद्योग पहाड़ों में होंगे, ये तमाम चीजों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और हमारा विश्वास है हमारे मुद्दों पर हमको वोट पड़ेगा, पैसा भाजपा का धरा रह जाएगा और इस बार हमारे को जो है जनता अपना आशीर्वाद देगी, हमारा विश्वास है। चलिए ठीक है, उम्मीद अब यही करते हैं कि बेहतर तरीके से भीतर चीजें अपने प्रदेश के लिए हों, अपने पहाड़ और मैदान के लिए हों। कहीं पता लगा आप पहाड़ कह रहे हो और मैदान का हाल खराब हो गया। हालांकि मैदान का हाल खराब होने वाला नहीं है। मैदान वाले मैं जब पहाड़ कहता हूँ, देखिए पंकज जी, जब मैं पहाड़ कहता हूँ तो गुरुकुल नारसन का व्यक्ति भी पहाड़ी है, उधम सिंह नगर का भी पहाड़ी है, विकास नगर का भी पहाड़ी है। हम पहाड़ी सबको मानते हैं। हमारी पीड़ा है गुरुकुल नारसन की जमीनें नहीं बच पा रही हैं। हमारी पीड़ा है कि उत्तराखंड के अंदर गुरुकुल नारसन, उधम सिंह नगर की जमीनों पर बाहर के लोग बैठ गए। हम इसकी भी जांच करेंगे, आखिर ये सरकार ने हरिद्वार उधम सिंह नगर को भू कानून से दूर क्यों रखा है। कहने का मतलब है हम समाज में एकता के लिए पहाड़ करते हैं ताकि कोई जातिगत झगड़ा ना हो, कोई मैदान और पहाड़ का झगड़ा ना हो। राष्ट्रीय पार्टियों के हम ट्रैप पे फंसने वाले नहीं है, इसीलिए राष्ट्रीय पार्टियां घबराई भी है कि ये सबको पहाड़ी कहकर एकता का जो संदेश दे रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय पार्टियां घबराई है। बेहतर हो ये साल भी, अगर चुनाव इस साल हो गया तो वो उम्मीदें जो आपकी जगी हैं, जो प्रदेश की जनता देख रही है, टकटकी लगाए कि भाई कोई तो सहारा बने। अगर बेसहारा उन्हें सरकार होने के बाद भी, सरताज होने के बाद भी, उनके सर पर हाथ होने के बाद भी बेसहारा वो लोग अपने आप को समझ रहे हैं आज के दौर में, तो फिर जाहिर सी बात है दौर विकल्प चुनने का है। आजकल तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई विकल्प लोगों के पास होते हैं। तो उन विकल्पों में किस तरीके से जनता काम करेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं तो उम्मीद कर सकता हूं कि अपने उत्तराखंड के लिए कि बेहतर हो आने वाले साल। जो बीत गया वो बीत गया, उसमें क्या करें। अंकिता पहाड़ की बेटी अस्मिता चली गई, ठीक, उसे वापस तो हम ला नहीं सकते, समझ लीजिए कुछ ऐसा ही है। लेकिन हाँ, उसके गुनहगारों पर से पर्दा उठना जरूरी है। ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी चीजों से पर्दाफाश हो, ऐसी चीजों का लोगों के बीच में जो शंकाएं हैं उनको दूर किया जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया भट्ट जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो एजेंडा साफ है उत्तराखंड क्रांति दल का कि जनता के बीच में जाएंगे तो किस तरीके से काम करेंगे। ये योजनाएं दरअसल पहाड़ नीति को से जोड़कर आप सोच सकते हैं कि अगर उत्तराखंड को बनाना है तो पहाड़ के बिना बन नहीं पाएगा। जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां यानी कांग्रेस, बीजेपी रही, इन लोगों ने अक्सर ये देखा गया प्रदेश में कि देखिए विषम भौगोलिक परिस्थितियां,
नेता पहाड़ से ही आते हैं, लेकिन वो जैसी सत्तासीन होते हैं तो उसके बाद से उनका पता नहीं कौन सा मीटर है वो घूम जाता है। वो उस दौर को भूल जाते हैं, पहाड़ी को भूल जाते हैं, पहाड़ की परेशानियों को भूल जाते हैं। छोटा सा पहाड़ी इलाका उत्तराखंड, और उसी में समस्याएं पहाड़ से भी ज्यादा बड़ी है। वो समस्याएं किसने क्रिएट की, बल किसने बनाई, बल हमारे लिए? जाहिर सी बात है, सरकारों ने। तो क्या इस बार, इस साल की शुरुआत में ही जो यलगार हो रहा है, वो अंत तक जब चुनाव होगा तब तक अंजाम तक पहुंचेगा? क्या कोई तीसरा वाला होगा? वक्त बताएगा। आप बताइएगा, अपने कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा लोगों तक, वो लोग भी बताएं कि भाई उनके मन में क्या चल रहा है, कितनी घुटन है, कहां पर अच्छा काम हुआ, कहां नहीं हुआ, सब बताइएगा। दगड़िए शेयर करिएगा, चर्चा को कमेंट करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।